जो YouTube पे हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनको मैं एक दो पॉइंट पहले बता रहा हूँ, उसके बाद हम शुरू कर लेंगे। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होंगी। हम शुरू करें उससे पहले 1 मिनट के लिए, कल कुछ विद्यार्थियों ने YouTube लाइव के दौरान ये पूछा था कि ये कौन सी क्लासेस के लिए है। तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि मेनली ये क्लासेस दोनों के लिए है, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए। लेकिन शुरू में जो क्लासेस हो रही है उसमें कंटेंट ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। जैसे आज की क्लास में ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा। उसमें से टॉपिक अगर क्लास वाइज देखा जाए तो मेनली ये बीएससी पार्ट 1 का है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बीएससी पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर भी आता है। हमने ये कोशिश की है कि आपको बेसिक से शुरू किया जाए और फिर एडवांस लेवल पे इसमें लेकर के जाया जाए। तो इसके जो एडवांस लेक्चर्स होंगे इसी टॉपिक के, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, वो आगे की क्लासेस के अंदर होंगे। हालांकि आज के इस प्रेजेंटेशन में और कल के प्रेजेंटेशन में भी मैंने दो स्लाइड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए रखी थी। आज के प्रेजेंटेशन में भी दो स्लाइड्स उनके लिए रहेंगी। तो मेरे ख्याल से इससे जो बहुत से विद्यार्थियों ने उसमें क्लास के बारे में लिखा था उनकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। दूसरा जो एक मुख्य बिंदु लिखा था हिंदी माध्यम के लिए, तो कल भी हमने जो प्रेजेंटेशन दिया था, बोलने का प्रोसेस रखा था, वो सारा हिंदी में ही रखा है और आज भी हिंदी में ही रखेंगे। कुछ जगह पर जैसे टेक्निकल टर्म्स यदि हम यूज करते हैं तो वो कॉमन सी होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है तो उसे उपसह संयोजक रसायन भी बोल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इसको बोला जाता है। तो हम आज कोशिश ये करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको कुछ कुछ जगह पर जहाँ कॉम्प्लिकेटेड या टफ टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बोला जाए। लेकिन हाँ, पूरा लेक्चर आपका हिंदी में ही है। ये हमने हिंदी या जिसे कहना चाहिए मिक्स लैंग्वेज, उसके अंदर जो आप रोजमर्रा की लैंग्वेज अपने बोलते हैं उसके अंदर इसको रखा है। तो अब मैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ। साथ ही एक और क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने सजेशन दिए थे कुछ एक टॉपिक्स के लिए जो वो करना चाहते थे, उनको हमने नोट कर लिया है। आगे की क्लासेस के अंदर आप उसे देख पाएंगे। जैसे कल आप क्वांटम केमिस्ट्री के ऊपर लेक्चर देखेंगे, उसके बाद में 2 दिन बाद स्टीरियो केमिस्ट्री और इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पे भी कुछ लेक्चर्स आएंगे। तो कल जैसे हमने आपको, अब शुरू करते हैं हम। कल हमने आपको कंटेंट ये बता दिए थे, तो कल टर्मिनोलॉजी हमने पूरा कर लिया था। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और एप्लीकेशन आगे की क्लास में रखेंगे। आज की क्लास के अंदर मेनली हमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म टॉपिक को रखना है। इससे पहले कल हमने अंत में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उन दोनों के मैं आंसर आपको देना उचित समझता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था कि जब PtCl4 4NH3 की AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो उसके अंदर AgCl के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे या कितने क्लोराइड आयन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका आंसर 2 था। मुझे बहुत खुशी है कि कमेंट बॉक्स में जब हमने देखा तो बहुत से छात्र छात्राओं ने इसका आंसर सही लिखा है, और क्योंकि ये अंत में पूछा गया था तो इस वे में हम सक्सेसफुल रहे। और अगर मैं संख्या आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो ये संख्या सैकड़ों के अंदर है जिन्होंने इसका आंसर सही लिखा है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पाई एसिड लिगेंड है। इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको भी काफ़ी ने सही लिखा है, हालांकि इसकी संख्या उससे थोड़ी सी कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एसिड लिगेंड कैसे होता है आज इसके बारे में भी देखेंगे और आगे की क्लासेस के अंदर हम इसे इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखेंगे जो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अब हम आज की क्लास के अंदर जो करने जा रहे हैं उसे हम देखते हैं।
तो इसमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जो टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। नॉमेनक्लेचर के हम 10 रूल्स करेंगे और जिसमें से 8 हम आज ही कर लेंगे, 2 पीजी लेवल के हैं उसे बाद में देखेंगे जब पीजी वालों को करवा रहे होंगे। और आइसोमेरिज्म के अंदर 7 तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम लेंगे। तो अगले 25 मिनट के अंदर अपने इन दोनों टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल हमने आपसे एक चीज़ और कही थी कि आप एक इस वेबसाइट पे जा कर के जो कोरोना पीरियड है उसके अंदर इस केमिस्ट्री का क्या रोल हो सकता है इसको भी देख सकते हैं। आज मैं आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी हैं और उनका कोविड-19 की विभिन्न ड्रग्स से, विभिन्न मेडिसिन से उनका क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना देखना है, जो अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्नातक स्तर का जो अपना कोर्स करिकुलम है उसके अंदर हमें जो सीखना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं अपने, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें जो एक क्वेश्चन या क्लियर होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी कितनी हो सकती है। अब यदि आप सभी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो अगर ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चारों कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, अभी बहुत इसका यूज हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो लिख सकते हैं। ये रेमडेसिविर है और इसी तरह से ये जिंक की जो टेबलेट दी जाती है वो है, ये विटामिन सी है, आप सभी को लेना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान हो तो ये विटामिन डी है। अब आप आज के इस कंटेंट में क्या सीखेंगे, हम इसकी डेंसिटी इनकी कौन कौन सी हो सकती है और ये कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। विटामिन जी तो विटामिन जिंक टेबलेट तो जिंक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा है। ये आप जो मार्केट से लेकर के आते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर इसका सॉल्ट अवेलेबल होता है। अब हम 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा जल्दी करते हुए नॉमेनक्लेचर को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो नॉमेनक्लेचर के साथ में आइसोमेरिज्म करना है। मैंने पहली स्लाइड में आपको ये बताया था कि हम जब आइसोमेरिज्म करेंगे तो टेक्निकली हम आइसोमेरिज्म के साथ में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस भी करेंगे। अदरवाइज हम खाली आइसोमेरिज्म करने में टाइम निकल जाएगा, तो हम आइसोमेरिज्म करते करते नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी से आपको जो 8 रूल्स हैं वो बताना चाहूँगा। जो पहला रूल है उसमें हम कहते हैं कि कैटायन सबसे पहले लिखा जाएगा। मॉलिक्यूल चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंपल आयोनिक कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, इनके अंदर हमारा थंब रूल क्या है, हम कैटायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं और एनायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं। जैसे अगर अपना कंपाउंड है NaCO NH4 ट्वाइस Cl2, तो हम इसका जो कैटायनिक पार्ट है सोडियम, इसको पहले लिखेंगे सोडियम, फिर इसको लिखेंगे टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्टेट फर्स्ट, कोबाल्टेट फर्स्ट। लेकिन दूसरा एग्जांपल यदि देखते हैं तो उसमें हमने कोबाल्टेट नहीं लिखा, ये आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने कोबाल्ट लिखा है, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट जीरो सल्फेट, तो ये इसके लिए रहेगा। ये पहला रूल है, सिंपल ये कि कैटायन पहले लिखना है और एनायन को अपने को उसके बाद में लिखना है। अब जो एनायन लिखे जाएंगे वो जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे हमारा जो पहला के बाद दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स लिखा था उसके अंदर जो मेटेलिक पार्ट होगा, मैंने जब AT लगाया तो क्यों लगाया AT, तो और कैसे लगाएंगे बाकी सभी के लिए, तो यहाँ ये ध्यान रखना है। जैसे हमने आयरन के लिए आयरेट ना लिख करके फेरेट लिख देंगे और कॉपर के लिए जो इसका ग्रीक या लैटिन नेम होगा उसको लिखेंगे तो इसका क्यूप्रेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, सिल्वर के लिए यदि एनायनिक पार्ट में लिखना हो तो जिनको आता हो वो लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे हम इसका आंसर देखेंगे। सिल्वर के लिए जब उसको मेटल एंडिंग की फॉर्म में या एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लिखा जाएगा तब हम क्या लिखेंगे सिल्वर के लिए। आप चाहे तो गोल्ड के लिए भी लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल के अंदर लिगेंड्स के लिए रहेगा, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा। तो जो भी अगर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड्स आ रहे हैं और वो अलग अलग हैं,
तो अगर एनायनिक है तो हम सफिक्स उसके लिए ओ लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, सल्फेटो। जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो। लेकिन अगर कैटायनिक लिगेंड है तो उसमें आईयूएम लगेगा, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, इस तरह से। ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो जो उसका न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम होगा वही लिखा जाएगा, जैसे जो, और कौन सा नाम लिखा जाएगा, जो ग्रीक वाला नाम होगा। तो जैसे H2O है तो वो ये एक्वा, NH3 है तो ये एमीन, CO है तो कार्बोनाइल, N2 है तो डाई नाइट्रोजन, O2 है तो हम उसको डाई ऑक्सीजन लिखेंगे। ये कुछ लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, ये सब जगह पर अवेलेबल है, आपकी सभी किताबों में है, आप इसको देख सकते हैं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब हम रूल 3 करते हैं। तो रूल 3 के अंदर हम ये बताएंगे कि नंबर कैसे लिखे जाए। यदि मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए हम 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। जैसे 4 क्लोरीन आ गए तो टेट्रा क्लोरो लिखोगे, 5 अमोनिया आ गए तो पेंटा लिखोगे। लेकिन बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, या बड़े लिगेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में अगर 2 इथाइलिन डाइअमीन आते हैं तो उसके लिए बिस लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिस लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ देखें PPS3 थ्राइस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये बाइडेंटेट नहीं है, पॉलीडेंटेट नहीं है, लेकिन बड़ा लिगेंड है, तो इसके लिए भी हम बिस यूज करेंगे क्योंकि ये 2 आ रहे हैं। तो जैसे अब इसका नाम लिखें, डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो भी इसके अंदर लिख सकते हैं, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल सेकेंड। यहां मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि 12 लिगेंड एक साथ आ जाए, जैसे Cl12 आ जाए और वो मोनोडेंटेट है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? लेकिन नो लिगेंड हो और बाइडेंटेट हो, जैसे इथाइलिन डाइअमीन, जब इथाइलिन डाइअमीन को ट्वाइस करके लिखा तब तो आपने लिख दिया बिस इथाइलिन डाइअमीन, या जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फिनमीन, इसको बिस लिखा। लेकिन यदि ये 9 आ जाते, यहाँ पे 9 होते, तब हम क्या लिखते? इसको 3-4 स्लाइड बाद हम इसका आंसर करेंगे। अब हम देखते हैं 4th रूल। अगर कॉम्प्लेक्स आयन है जो कैटायनिक है, ऐसी कंडीशन में हम उसका सामान्य नाम ही लिखेंगे। जैसे इसका नाम करें पेंटामीन, क्लोरो, कोबाल्ट, थर्ड, क्लोराइड। थर्ड कैसे निकाला है? इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीख रखी है, लेकिन यहाँ अगर जल्दी से देखना चाहें तो अमोनिया की 0 तो 5 इंटू 0, 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू -1, कोबाल्ट की निकालनी है, इस सारे का 0 तो कोबाल्ट का +3 इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से यदि कॉम्प्लेक्स में जो मेटेलिक पार्ट है या कोऑर्डिनेटेड पार्ट है वो एनायनिक है, तो हमें उसके लैटिन नाम के साथ में क्या लिखना है? सल्फेट, ATE लगाना है। अब आप जो ध्यान से देख रहे हैं इसका नाम लिख के देखें तो सोडियम, अब ट्राई सोडियम की जरूरत नहीं है, सोडियम हेक्साक्लोरो, कोबाल्ट ना लिख करके क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। तो पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट थर्ड। तो ये जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि सिल्वर के लिए क्या लिखा जाएगा, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, तो इसके लिए नाम क्या आ जाएगा? अर्जेंटेट, AT लिखना होगा। जैसे कॉपर के लिए क्यूप्रेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, आयरन के लिए फेरेट, लेड के लिए प्लम्बेट, टिन के लिए स्टेनेट, स्टेनेट। अगर आपने जैसे टिन के लिए टीनेट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, आप स्टेनेट उसको लिखेंगे, बस AT लगाना है, लेकिन वो भी कब लगाना है? जबकि एनायनिक पार्ट के अंदर आ रहा हो। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेंगे, उसके बाद रोमन न्यूमरल्स के अंदर लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर अगर 1 है तो 1 लिख देंगे रोमन के अंदर, मतलब 1 वाला, 2, 3 इसी तरह से करेंगे। अब एक चीज है एम्बाइडियंट लिगेंड, जिसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुक, मोनोडेंट, उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेट एक दंतुक, बाइडेंटेट द्विदंतुक, एम्बाइडियंट लिगेंड्स हैं उभय दंतुक। मोनोडेंटेट में क्या हुआ था कि एक ही डोनर एटम था, बाइडेंटेट में क्या थे? 2 डोनर एटम थे। अब ये उभय तंतुक है, इसमें 2 डोनर एटम है लेकिन दोनों अलग अलग है। जैसे NO2 तो नाइट्रो, कब? जबकि डोनर एटम नाइट्रोजन। ONO नाइट्राइटो,
जबकि डोनर एटम ऑक्सीजन हो। ठीक ऐसे ही HCN-1 है, अगर सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, सल्फर डोनर एटम हुआ तो थायोसाइनेट हो, नाइट्रोजन हुआ तो आइसोथायोसाइनेट हो। ये लिगेंड लिखते हुए ध्यान रखा जाएगा और ये सारे आइसोमेरिज्म के भी पार्ट बनेंगे। फिर जो एक कैटेगरी है सेवंथ रूल के अंदर, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड बहुत सारी आइसोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे OH है, OH यदि सामान्य लिगेंड की जगह पर गया तब तो क्या लिखेंगे, ये OH-1 होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। लेकिन यदि ये ब्रिज लिगेंड की फॉर्म में आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो। इसका एक एग्जांपल अभी करेंगे। इसी तरह से पाई डोनर लिगेंड को कैसे लिखेंगे, कल आपने किया था हेप्टासिटी, आज उसका सीधा सीधा उपयोग आ रहा है। अगर अपना डोनर एटम जैसे हाइड्रोक्सो था तो हमने म्यू करके लिखा तो वो ब्रिज था। अगर हम ईटा-6 करके बेंजीन लिखते हैं या ईटा-6 करके लिखते हैं तो इसका मतलब वो पाई डोनर एटम है। उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स पहले लगाना होगा। ये जो मैंने 2 मिनट पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 12 लिगेंड्स यदि आ जाए मोनोडेंटेट तो उसका आंसर क्या होगा, डूडेका। तो जिन्होंने सही लिखा है वो बधाई के पात्र हैं, वो बच्चे जिन्होंने सही लिखा है। यदि 9 लिगेंड्स आए और वो बाइडेंटेट हो तो नोना नहीं, तब क्या लिखा जाएगा, ईना। जैसे EN ट्वाइस पे तो आपने क्या लिखा था, बिस, और EN9 कर दिया तो ईना इथाइलिन डाइअमीन, ईना इथाइलिन डाइअमीन। अब रूल नंबर 8 के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि आइसोमर कौन सा है, वो जियोमेट्रिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है। जियोमेट्रिकल यदि है तो हम सिस ट्रांस लिख सकते हैं, EZ लिख सकते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होती है, फेशियल मेरिडियल आइसोमेरिज्म, इसको भी अपने देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलावा भी होती है लेकिन इनमें ज्यादातर पाई जाती है। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर DL आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हैं, D और L भी लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी लिखा जाता है, तो ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसके DL के अलावा, RS के अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और क्या लिखा जाता है। आज जब लास्ट में कर रहे होंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। अब मैं वापिस एक बार उस क्वेश्चन पे आता हूं जहां से हमने शुरू किया था कि हमने कहा था 4 ड्रग्स आपको बताई, वो आपके स्नातक स्तर पे कहां पे उपयोगी है। तो आज हमें इनकी डेंटिसिटी पता होनी चाहिए। जैसे जिंक के अंदर जो ये लिगेंड यूज हो रहा है ग्लाइसोमेटो, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, इसकी दंतुकता कितनी है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, एक नाइट्रोजन की साइड से और एक ऑक्सीजन की साइड से। ठीक ऐसे ही विटामिन D, विटामिन C और ये रेमडेसिविर, इनके लिए हम दंतुकता निकालें। पोस्ट ग्रेजुएट्स के बच्चे तो इनको निश्चित रूप से निकालें, यूजी के बच्चे भी इसको कोशिश करें, लेकिन यूजी के बच्चे इसको जरूर करें। इसको मैं एक बार डिटेल में ले रहा हूं। जैसे ये लिगेंड है अपना, कौन सा है, अगर आप इसका IUPAC नाम देखना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 अमीनो इथेनोइक एसिड से, लेकिन ग्लाइसोमेटो इसको बोलते हैं। अब ये जिंक के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इस तरह से, लेकिन ये मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये वाला है, एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये वाला है। अब आप देखिए एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 OH आयन अलग से जुड़े हुए हैं, मैग्नीशियम में और जिंक के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे अगर ये टेट्राइडल स्ट्रक्चर हुए तो दोनों ही कंडीशन में जियोमेट्रिकल तो शो नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑप्टिकल शो कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, इसको देखेंगे। ये जैसे ग्लाइसोमेटो के डोनर एटम्स हैं, तो एक नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, यहां से ये डोनर करेंगे तो इसकी डेंसिटी या दंतुकता कितनी हो गई, 2। ये स्लाइड सिर्फ पीजी के बच्चों के लिए रखी है, इसमें आपको अपने आप करना है कि एक तो ये ड्रग कौन सी है, ये भी वही ड्रग है जो अभी एक बहुत रीसेंट मेडिसिन के रूप में यूज हो रही है। रीसेंट तो बीमारी तो पुरानी है लेकिन इंडिया में इसने ज़्यादा अटैक किया है, और आपको ये करना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन साइट्स कौन कौन सी पॉसिबल है, इसको जब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या बायो केमिस्ट्री की एडवांस क्लास लेंगे तब करेंगे। अब हम यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लेते हैं। जो बच्चे लाइव क्लास को ध्यान से देख रहे हैं
वो इन तीनों के आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, या कॉपी पेन आप लेके बैठे हैं तो अपनी कॉपी पेन पे इसको लिख लें। मैं एक एक करके इनके आंसर बता रहा हूँ। अब आप देखिए जो पहला केस है इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये OH ग्रुप म्यू आएगा क्योंकि ये ब्रिज लिगेंड है। म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन, हम यहाँ पे इसको बिस भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे डेका पेंटामीन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पांचों को एक साथ लिखा तो पेंटामीन बिस करके कर रहे हैं। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें एक जगह पर NH2 है और एक जगह पर OH है जो कि ब्रिज लिगेंड की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हुआ, म्यू एमिडो लिखेंगे, फिर म्यू हाइड्रोक्सो लिखेंगे और ऑक्टा एमीन डाई कोबाल्ट। यहाँ पे हमें डाई लिखना जरूरी होगा। आप ये पूछ सकते हैं फिर आपने वहां पे डाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पेंटा एमीन क्रोमियम पूरे के लिए बेस लिखा है। पेंटा अमीन क्रोमियम पूरे के लिए बेस लिखा है। यहाँ हम ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि NH2 और OH अलग अलग है, तो हम सारे के लिए एक साथ नहीं लिख सकते थे। अब इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो तीसरे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं डाई म्यू कार्बोनाइल। यहाँ हम डाई म्यू हाइड्रोक्सो नहीं लिख सकते थे, डाई म्यू कार्बोनाइल यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ OH होता तो हम डाई म्यू हाइड्रोक्सो भी लिख सकते थे। तो डाई म्यू कार्बोनाइल बिस कार्बोनाइल साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन, और आयरन के ब्रैकेट में यहाँ रह गया आयरन, 0 लिख देंगे, 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये तीन एक टिपिकल क्वेश्चंस की फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। और इनमें से कोई डाउट रहेगा तो जब आपकी डाउट क्लासेज होंगी तब आप इनको पूछ भी सकते हैं। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम आइसोमेरिज्म को देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म इस तरह से होती है। मैं इसको दोबारा कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है। हम यहाँ आइसोमेरिज्म को डिटेल में नहीं करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म को ही डिटेल में देखेंगे। तो दो तरह की जो आइसोमेरिज्म होगी, एक स्ट्रक्चरल होगी और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे हम 6 तरह की कर सकते हैं, एक दो और भी होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म केवल 2 तरह की होंगी। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म करें। जैसा मैंने आपसे कहा था हम करेंगे तो आइसोमेरिज्म, लेकिन इसके साथ साथ हम नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, जैसे ये इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा और ये आयंस डिफरेंट देगा। जैसे इसको अगर देखते हैं तो टोटल हमें 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, इसको देखते हैं तो 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, इसको देखते हैं तो 1 क्लोराइड आयन मिलेगा, इसमें भी 1 क्लोराइड आयन मिलेगा, और ये दोनों सिस और ट्रांस की फॉर्म में भी होंगे, और इनके कलर अलग अलग आएंगे और टोटल नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर अलग अलग मिलेंगे। तो आप देखिए आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसका IUPAC नाम ही हो गया। आप चाहें तो अपनी कॉपी पेन पे और कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें, मैं इसको बोलता हूँ। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसको देखते हैं तो पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसको देखते हैं तो टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, लेकिन उससे पहले ट्रांस भी लिखेंगे, ऐसे इसके अंदर सिस लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन, इससे टोटल आयंस कितने मिलेंगे, तो आंसर ये वाला। तीसरा क्वेश्चन, इसमें से फ्री क्लोराइड आयन कितने मिलेंगे, तो ये वाला। चौथा क्वेश्चन, इसमें ये AgNO3 के कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा, जो हमने कल की क्लास में दिया था, तो यही वाला आंसर रहेगा। ये 3, 2 और 1। और पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में समझेंगे कि इसके कलर कौन कौन से होंगे। तो जब कोई भी क्लोराइड जब बाहर नहीं होता है तब अलग चीज है, और जब तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है तब अलग कलर है। तो देखिए एक सर ऑरेंज से लेकर के वॉयलेट तक हो गया। इसी तरह से मेटल आयन आइसोमेरिज्म, ये हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंगनीज के कॉम्प्लेक्सेस के। मैंगनीज +2 स्टेट में ऐसा होता है, +3 में ऐसा, +4 में ऐसा, +5 में ऐसा और +6 में ऐसा, अलग अलग कलर डिफरेंट हो जाते हैं।
यहाँ भी हमने आपको ये कलर के हिसाब से बताया था, ये पहला कंपाउंड इस कलर का, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, ऐसे ही यहाँ। अब देखते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। यदि आप ये कंपाउंड देखें तो इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसका नाम क्या हुआ, हम साथ साथ नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेटेड या मोनोहाइड्रेटेड, इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेटेड। जब हाइड्रेशन स्फीयर से बाहर वाटर होता है तो हाइड्रेटेड लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होता है तो हाइड्रेटेड लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो फिर ये एक्वा लिखा जाएगा। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन घर पे करने को देता हूँ, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला लिखिएगा और ब्लू विट्रोल की स्ट्रक्चर लिखिएगा। आगे की जब भी क्लास होगी इसको अलग तरीके से करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेटेड वाटर भी है, हाइड्रेटेड वाटर भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, तो इस वजह से इनका कलर बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो इन सभी कंपाउंड्स की कलर केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म के अंदर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्रोमियम जो है कैटायनिक पार्ट में है, लेकिन यहाँ क्रोमियम एनायनिक पार्ट पे हो गया। तो आप इसका नाम लिख करके देखें तो यहाँ तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमेट लिखा जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म होती है। लगभग इससे मिलती जुलती हो सकती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके अंदर रिच लिगेंड का होना जरूरी होता है। अब जो हम देख रहे हैं वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो ऊपर नाम लिखा है कंपाउंड, ये फॉर्मूला लिखा है, इसका नाम देख लें, क्योंकि आप साथ साथ नाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखें, अपने कॉपी पेन पे भी लिखें, पेंटा अमीन। अब ये क्या लिखा जाए, नाइट्रो NO2 लिखा जाए या ONO लिखा जाए? अगर NO2 है तब तो नाइट्रो और ONO है तो नाइट्राइट हो। ये आइसोमेरिज्म होगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इनके कलर का डिफरेंस भी देख सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। तो यदि कोऑर्डिनेशन नाइट्रोजन से हुआ तो इसे नाइट्रो लिखेंगे, N नाइट्रो। ऑक्सीजन से हुआ तो इसे O नाइट्रो लिखेंगे। अब हम आते हैं ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस चीज पे डिपेंड करती है कि इनके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। अब ये सेंट्रल एटम, मान लीजिए मैंने यहां लिखा है M है, ये वाला M है, ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। सेंट्रल एटम और मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो हम इसको कैपिटल A से लिखेंगे, इस तरह से, कैपिटल A। तो दो तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो टेट्राइडल हैं, A4 हो सकता है, टेट्राइडल में ABCD टाइप का हो सकता है, टेट्राइडल में A3B हो सकता है, टेट्राइडल के अंदर ही A2B2 हो सकता है। अगर टेट्राइडल के अंदर बाइडेंटेट लिगेंड रखना है तो ये इस तरह का हो सकता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, इन कंपाउंड्स के आधार पर हम इसको बना सकते हैं। एक और कैटेगरी में यहाँ लिखूं, मेटल तो सेम रहेगा, ये सारे टेट्राइडल और स्क्वायर प्लेनर में हो सकते हैं, लेकिन यदि ऑक्टाइडल है तो उसके अंदर A थ्राइस हो सकता है, इसी तरह से AB थ्राइस भी हो सकता है। लेकिन ऑक्टाइडल के अंदर यदि मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ और 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है तो वो ABCDEF इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ बताऊं तो A4 मान लीजिए Cl है, यहाँ पे अगर देखें तो ClBrOH- अमोनिया, कोई भी एक अलग से होगा। अब हम वापिस इसी पे देखें, तो जैसा हमने यहाँ बता दिया। अब टेट्राइडल और स्क्वायर प्लेनर के केसेस के अंदर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, ऑक्टाइडल के अंदर इस तरह के हो सकते हैं। तो हम इन सबका एक एक एग्जाम्पल करें और उनका IUPAC नाम यदि लिखते हैं तो हमारी इन सब की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को यदि देखें तो ये MA2B2 टाइप का एग्जाम्पल हो गया। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, पहले इसका नाम देखें, डाइअमीन
डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। लेकिन इसके दो फॉर्म्स हो गए, अगर दोनों क्लोरीन पास पास हैं तो सिस हो गया, और अपोजिट साइड में तो ये ट्रांस हो गया। इसी तरह से जब मैंने कहा था कि कोबाल्ट का केस लें, MA4B2 टाइप का हुआ, तो इसके अंदर भी दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया, और ये सेम साइड हो गया। लेकिन नाम क्या होगा? टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका आयन। हाँ, उससे पहले सिस और ट्रांस जरूर लगा देंगे। ये ऊपर जो लिया था उसकी बॉल मॉडल के अंदर हमने स्ट्रक्चर लिखी। इस तरह से हमने ये कई सारे आपको एग्जांपल बताए। A3B टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, लेकिन A2B2 टाइप का है तो उसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ऐसे PTEN ट्वाइस है तो इसकी एक ही स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में MA5B है तो वापस इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन यदि A4B2 है तो इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, उसी तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। अब हम यदि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो यहाँ मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल करवाना है। हमारे पास टाइम 2-3 मिनट ही बचा है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट लूँगा, और इसको चाहेंगे तो हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में दोबारा ले लेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है, आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला क्वेश्चन, इसमें सारी आपकी आइसोमेरिज्म रिवाइज हो रही है। इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो इस कंपाउंड का नाम आपने लिख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो आप अपने कॉपी पेन पे लिखिए ये कंपाउंड का नाम क्या है। इसके अंदर ध्यान रहे ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमीन। तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड क्लोराइड कर लें इसको, ये नाम में यहाँ पे ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये क्लोराइड है, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ रोटेशन। इसमें रोटेशन कौन सा प्लेन का है इसे देखें, तो ये C2 एक्सिस का रोटेशन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आइसोमेरिज्म। ये कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसमें तीनों लिगेंड सेम टाइप के हैं और तीनों लिगेंड के डोनर एटम भी सेम है, लेकिन फिर भी ये कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक लास्ट में वो क्वेश्चन मैंने शुरू में भी कहा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने कहा था DL से लिख सकते हैं, हम RS से लिख सकते हैं, लेकिन एक और कौन सी फॉर्म हो सकती है वो केवल इसी के अंदर होगी। वो फॉर्म कौन सी हो सकती है उसको लिखें, तो ये कहलाती है लैम्डा फॉर्म और डेल्टा फॉर्म। जैसे ये वाली लैम्डा फॉर्म है और ये वाली डेल्टा फॉर्म है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका भी आप नाम देख सकते हैं, इथाइलेट डाइअमीन के साथ में साइनो है। इसी तरह से इसके अंदर मिरर इमेज है ये इसका, ये उसी तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर टेट्राइडल है और उसमें चारों डिफरेंट है तो कायरल होगा। इस तरह से ये एक और है जो फैक्मेर आइसोमेरिज्म है, उस तरह से बनेगा जिसमें 3 लिगेंड एक ही साइड में हो जाएंगे और 3 अपोजिट साइड में होंगे। तो इस तरह से ये हमने पहले बता दिया आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएंगे और सिस ट्रांस भी दिखाएंगे। अब हम समरी देखते हुए 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं, ये आप अगली क्लास में जब भी होगी आप देख लें। समरी में हमने नॉमेनक्लेचर प्राइमरी लेवल पे कर लिया, आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा डिटेल में किया है और उसके क्वेश्चंस किए हैं, और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको खुद आइडेंटिफाई करके करने को कहा है। जो मैंने आपको जैम बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाई थी, आप अपने अनुसार उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी स्ट्रक्चर्स बनाएं और उनके IUPAC नाम लिखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है, निम्नलिखित में से किसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी संभव है? इनमें से कौन से में प्रकाशिक समावेशता संभव है? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रकाशिक समावेशता संभव है। ऐसे ये वाले में CO, दूसरा क्वेश्चन, CONH3 के कितने आइसोमर संभव हैं? इसके कितने समावयी संभव हैं? CONH3 के कितने समावयी संभव हैं? आप सभी